नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस PW के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। और हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने इसी उद्गम सीरीज के सीक्वेंस में। फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे अपन ने कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, दैट इज व्हाट क्वांटम केमिस्ट्री है ना। उसका आज लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर नंबर 4 में भी अपन एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक की बात करेंगे जो कि क्वांटम केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं उससे भी सवाल आते हैं, राइट। अब वो टॉपिक कौन सा है? तो आज की इस क्लास में जो क्वांटम केमिस्ट्री में अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले उसका नाम है अप्रोक्सीमेशन मेथड, राइट ना। तो अपन कहीं ना कहीं आज के इस पूरे लेक्चर में अप्रोक्सीमेशन मेथड की क्या क्या कहानियां हैं, उससे क्या क्या सवाल बनते हैं, उसकी क्या क्या स्टोरीज हैं, जो भी उसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो सारी बातें जानेंगे। फिर जो भी अपन जानेंगे उसको प्रीवियस ईयर सवालों में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज की इस पूरी क्लास में अपन अप्रोक्सीमेशन मेथड्स पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के मैं आज की क्लास को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आज की क्लास में अपन पढ़ने क्या वाले हैं, दैट मींस आज की क्लास का सीक्वेंस कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले तो अपन थोड़ा बहुत जानेंगे कि यार ये अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों करना है। दूसरा, जो भी अप्रोक्सीमेशन मेथड हम पढ़ रहे हैं उनमें कौन कौन से मेथड है, तो कौन कौन से मेथड होंगे। तो इसमें मेथड है जी, दो होते हैं। आज की क्लास में एक डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज पर्टर्बेशन मेथड, है ना। और ये भी पर्टर्बेशन दो तरीकों का होता है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सर अगर अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो अप्रोक्सीमेशन मेथड हालांकि दो प्रकार के होते हैं। एक को अपन कहते हैं पर्टर्बेशन और दूसरे को अपन कहते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल मेथड, राइट। ऊपर वाले को कहते हैं पर्टर्बेशन मेथड। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड दो प्रकार के होते हैं, बट आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द पर्टर्बेशन विच इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन। फिर जो भी अपन बातें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस पर्टर्बेशन थ्योरी, उस पे अपन प्रीवियस ईयर के सवाल भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको इतनी सी बात क्लियर होगी होगी कि आज की इस वीडियो में अपन पर्टर्बेशन पे जितने भी सवाल आ रखे हैं नेट में वो सारे सवाल करने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो आइए मैं इस पूरी कहानी को शुरू करता हूं। सबसे पहले सवाल करने से पहले हमें कुछ कुछ बातों को जानना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहां पे जो भी बोलूंगा उन सारी बातों को मैं एज इट इज सवालों में भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको सारी बातें ध्यान से सुननी है, ओके। चलो, तो सबसे पहले मैं अप्रोक्सीमेशन मेथड क्यों पढ़ते हैं जरा मैं थोड़ी सी स्टोरी इसकी बता दूं आपको, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मेथड जनरली अपने पास एक मेथड, एक अप्रोक्सीमेशन ट्रिक है या यूं कह ले असम्पशंस है जो कहीं ना कहीं अपन उन मॉडल्स के लिए पढ़ते हैं जिसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो। आइए मैं इस बात को थोड़ा और क्लियर करता हूं। लेट सपोज हमारे पास क्वांटम में हम मोशंस की स्टडी करते हैं और मोशंस की स्टडी करने का मतलब है कि अपने पास उन सारी मोशंस को पढ़ने के लिए कुछ स्टैंडर्डाइज्ड आइडियल मॉडल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं आपको ट्रांसलेशनल मोशन, तो उस ट्रांसलेशनल मोशन को पढ़ने के लिए हमारे पास एक मॉडल डिजाइंड है, दैट इज नोन एज पार्टिकल इन 1D बॉक्स, जिसको अपन कहते हैं PIB मॉडल। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं ऐसी, अगर मुझे लेट सपोज वाइब्रेशनल पढ़ना है तो उसके लिए SHO मॉडल है। ऐसी मुझे हाइड्रोजन एटम पढ़ना हो तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक या यूं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए हाइड्रोजन एटम मॉडल है। रोटेशनल मोशन के लिए मेरे पास रिजिड रोटर मॉडल है। तो ये सारे के सारे जो मेरे पास मॉडल हैं उन सारे मॉडल्स का मैं इस्तेमाल करता हूं इन मोशंस को पढ़ने के लिए, जो कि आइडियलाइज्ड मॉडल है। और ये सारे मॉडल्स का सॉल्यूशन हम इजीली कर सकते हैं। सॉल्यूशन करने का मतलब ये है कि सर अगर कोई चीज मोशन कर रही है तो डेफिनेटली यार उसका एक वेव नेचर होगा। अब वो वेव नेचर किसी वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो वेव फंक्शन हमें कैसे पता चले, क्योंकि उसी सारे फंक्शन पे उसका सारा का सारा कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी छुपा हुआ है, तो अपन को वो वेव फंक्शन जानना पड़ेगा। तो लेट सपोज मैं एक एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं, तो मान ले मुझे ट्रांसलेशनल मोशन स्टडी करना था। उस ट्रांसलेशनल मोशन को मैं स्टडी करता हूं पार्टिकल इन 1D बॉक्स से। अब अगर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो उसका पक्का ही कुछ वेव नेचर होगा, उसका पक्का ही वेव फंक्शन होगा क्या। और दूसरा, उसको निकालेंगे कैसे, वो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या वेव फंक्शन होगा। तो उसी बात को श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व किया जाता है और उस सॉल्यूशन से जो वेव फंक्शन मिलता है उसी को अपन कहते हैं पार्टिकल इन बॉक्स का वेव फंक्शन, दैट रिप्रेजेंट ट्रांसलेशनल मोशन। तो सर ये बात जो आप बोल रहे हो, ये सारी बातें जो मैंने बोली है, ये सारी की सारे मॉडल्स के लिए इस्तेमाल होती हैं।
बट आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये अप्रोक्सीमेशन मेथड यहां पे इस स्टोरी से कैसे रिलेट करता है। तो अगर मैं आपको आइडियलाइज्ड मॉडल दूं तो उन सारे आइडियलाइज्ड मॉडल का श्रोडिंगर से सॉल्यूशन किया जा सकता है और उससे तेरे पास जो भी वेव फंक्शन है या जो भी एनर्जीज है वो निकाली जा सकती है आइडियलाइज्ड सिस्टम्स के लिए। बट मान ले अगर वो सिस्टम आइडियल ना रहे, मींस कि वो सिस्टम में तेरे पास कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए, कुछ बदलाव आ जाए, तो उस केस में डेफिनेटली अगर वो सिस्टम बदल गया तो उस सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करूं तो उससे मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो इसीलिए उनके वेव फंक्शन या उसकी एनर्जीज में क्या चेंज आया, अगर मान ले मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मान ले मेरे पास 0 से L का कोई डब्बा है ना, दैट इज बॉक्स है। अगर मैं कहता हूं ये 0 से L का है तो ये बिल्कुल यहां पे एक्स एक्सिस में बिल्कुल कंसिस्टेंट है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एक्स एक्सिस पे जा रहा पार्टिकल। बट मान ले अगर मैं इसी को ऐसा कह दूं तो इसको एक्चुअली में जाना ऐसे चाहिए था, बट इतना इसमें क्या आ रहा है डिस्टर्बेंस, पहले ये उतना जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आगे 0 से L की तरफ जा रहा है, तो इतना इसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का मतलब समझ आया होगा कि सर अगर इसमें मैं इस तरफ जा रहा हूं एक्स एक्सिस में तो ये पार्टिकल आइडियलाइज्ड मॉडल में काउंट होगा, बट अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी डेविएशन देख रहा हूं तो ये आइडियल मॉडल से अलग हो जाएगा। अब अगर आइडियल मॉडल से अलग हो गया तो इन केसेस में मैं कैसे एनर्जीज को निकालूंगा, कैसे एनर्जीज की वैल्यूज को जानूंगा, इसी सारी स्टोरी को ही जानने के लिए हम पढ़ते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, आपको ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई क्योंकि मुझे इन सारी बातों को समझ के इस अप्रोक्सीमेशन मेथड का मतलब समझ आना चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन मेथड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई आइडियलाइज सिस्टम में डिस्टर्बेंस होता है, सवाल भी ऐसे ही होंगे, ठीक है, अगर कोई आइडियलाइज सिस्टम में डिस्टर्बेंस होता है तो उस केस में हम उस आइडियलाइज्ड सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसकी वजह से कितना चेंज आया है, आइडियलाइज्ड सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसकी वजह से कितना चेंज आया, इस बात को निकालते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड से। ठीक है, चलो इस बात को आप लिखेंगे जो भी अपन ने अभी समझा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं कि अप्रोक्सीमेशन मेथड आर यूज्ड इन ऑर्डर टू स्टडी या इन ऑर्डर टू अकाउंट द डिस्टर्बेंस, जिसको अपन कहते हैं, चेंज भी कह सकते हैं, डिस्टर्बेंस इन आइडियलाइज्ड मॉडल। ठीक है, ओके। आइडियलाइज्ड मॉडल कौन कौन से हैं, जैसे कि SHO हो गया, PIB हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, रिजिड रोटर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं जी, आइडियलाइज्ड मॉडल है। आइडियलाइज्ड मॉडल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे अपन वाइब्रेशनल मोशन पढ़ सकते हैं, इससे अपन ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ सकते हैं, इससे अपन इलेक्ट्रॉनिक मोशन पढ़ सकते हैं और इससे अपन रोटेशनल मोशन पढ़ सकते हैं। बट मान ले अगर मेरे पास SHO ही वाइब्रेशन नहीं कर रहा, बट SHO मॉडल में अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया तो उस बात को समझने के लिए कि उस केस में डिस्टर्बेंस की वजह से इस वाइब्रेशनल की एनर्जी में क्या चेंज आएगा, उस बात को निकालेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड से। अब सवाल उठता है कि सर ठीक है, आपने अभी तक जो समझाया है वहां से हमें इतना समझ आया है कि अगर मुझे किसी भी आइडियलाइज सिस्टम में डिस्टर्बेंस नजर आ रहा है तो मैं उस केस में उसको अप्रोक्सीमेशन मेथड की मदद से सॉल्व कर लूंगा। सवाल उठता है कैसे, तो वही बात अपन को अप्रोक्सीमेशन मेथड में जाननी है और उसी पे सवाल करने हैं। सॉर्टेड है। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड्स लगते कैसे, इस बात से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेशन मेथड होते कौन कौन से हैं। तो जनरली अपने पास जो सिलेबस में है वो 2 अप्रोक्सीमेशन मेथड्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी नाम लिखा इसका। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड्स आर जनरली ऑफ 2 टाइप, जिसमें पहला क्या है, पर्टर्बेशन मेथड, राइट, बहुत बढ़िया। दूसरा है जी अपने पास वेरिएशनल प्रिंसिपल, है ना, इसी में अपन ट्रायल वेव फंक्शंस वगैरह बनाते हैं ना,
वेरिएशनल प्रिंसिपल। चलो, तो ये दो अपने पास अप्रोक्सीमेशन मेथड है। आज की इस पूरे लेक्चर में अपनी जो चर्चा रहने वाली है दैट इज व्हाट रिलेटेड टू पर्टर्बेशन मेथड। अब सवाल ये होगा कि सर ठीक है, आपने अप्रोक्सीमेशन मेथड समझाया, ये दो प्रकार के हैं, ये भी हमें समझ आ रहा है, ये दो प्रकार के क्यों हैं और इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, तो मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर कर देता हूं और यहीं से फिर अपनी स्टोरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सी बात है जो आप समझते भी होंगे कि अगर कोई चीज मोशन कर रही है, अब मैं बार बार मोशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भैया क्वांटम में अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मोशंस की स्टडी करते हैं, और अगर कोई भी चीज मोशन करेगी तो डेफिनेटली बिल्कुल उसकी एनर्जी होगी। अब मान ले मैंने कहा अगर कोई चीज मोशन कर रही है तो उसका क्या होगा जी, एनर्जी होगा। जी हां सर, बिल्कुल एनर्जी होगा। और अगर उसका एनर्जी हुआ तो ये अगर माइक्रोस्कोपिक मोशन हो रहा है तो उस माइक्रोस्कोपिक मोशन में जो एनर्जी होगा, जो मेरा क्या होगा, एक ऑब्जर्वेबल, कि भैया कितनी एनर्जी होगी, इसी को तो मैं ऑब्जर्व करूंगा ना। तो हर एक ऑब्जर्वेबल को निकालने के लिए अपने पास ऑपरेटर है, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर माइक्रोस्कोपिक मोशन हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मोशन हो रहा है, दैट मींस उस मोशन का कुछ एनर्जी होगा। उस एनर्जी को अगर मुझे निकालना है, जो कि मेरे लिए एक ऑब्जर्वेबल है, मुझे उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है कितनी एनर्जी, उस बात को देखने के लिए मेरे पास ऑपरेटर है जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा। और एनर्जी निकालने के लिए जो ऑपरेटर होता है इसको कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, जिसको अपन लिखते हैं H। अब ये जो हैमिल्टोनियन है, तो जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है दैट इज व्हाट कॉरेस्पॉन्डिंग टू टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी का वैल्यू देता है। और जब भी मैं आपसे कहता हूं हैमिल्टोनियन, जिसको मैं लिखता हूं H कैप, तो ये जो ऑपरेटर है अगर ये टोटल एनर्जी दे रहा है तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, यही तो होता है टोटल एनर्जी। तो सर अगर यही टोटल एनर्जी होता है तो इस केस में अगर टोटल एनर्जी हैमिल्टोनियन से मिल रहा है तो हैमिल्टोनियन में भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा काइनेटिक एनर्जी वाला, एक होगा पोटेंशियल वाला। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली ना यार, अगर ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी मिलाती है या बनती है तो इस केस में एक इसमें जो ऑपरेटर होगा हैमिल्टोनियन वाला, उसमें भी एक काइनेटिक वाला होगा, एक पोटेंशियल वाला होगा। अब लेट सपोज मैं आपसे कहूं कि मान ले अगर मुझे इस हैमिल्टोनियन में, या यूं कह ले, अगर मैं तुम्हें कहूं, मान ले मैंने कहा हैमिल्टोनियन है और इसमें चेंज हुआ, कहने का मतलब ये, पहली बात तो मैं आपको ये समझा दूं कि सर ये हैमिल्टोनियन है जो ऑपरेटर है एनर्जी का, और ये टोटल एनर्जी देगा, तो ये देता कैसे है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से, है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन से, विच इज गिवन एज H शाई इज इक्वल्स टू E शाई। पक्की बात है, H अगर मैं कोई ऑपरेटर किसी भी फंक्शन पे लगाता हूं तो वो मुझे एनर्जी देता है और विद सेम फंक्शन देता है, विच मींस, कहने का मतलब ये कि सर हैमिल्टोनियन वाला ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, उसी से एनर्जी मिलेगा। अब मान ले अगर मैं तुझे कहूं कि ये आइडियलाइज्ड सिस्टम के लिए है, ऑब्वियसली आइडियलाइज्ड सिस्टम के लिए ही लगता है, आइडियलाइज्ड सिस्टम के लिए ही अपन श्रोडिंगर को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडियलाइज्ड सिस्टम के लिए मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा H0। नॉट का मतलब क्या है, आइडियलाइज्ड सिस्टम, है ना, शाई N0 इज इक्वल्स टू E0 शाई 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे 0, दैट मींस आइडियलाइज सिस्टम का हैमिल्टोनियन लगाता हूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे आइडियलाइज सिस्टम का एनर्जी मिलेगा। सिंपल मतलब यह है कि अगर मान ले मैंने यहां पे SHO का हैमिल्टोनियन लगाया, सबके मॉडल के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर एनर्जी होगा, अरे सारे मॉडल मोशन बता रहे हैं, सारे मोशन बता रहे हैं, तो सबका एनर्जी होगा, सबका एनर्जी होगा तो सबका हैमिल्टोनियन भी होगा। अब मान ले अगर इसका भी हैमिल्टोनियन है, इसका भी हैमिल्टोनियन है, तो सारे के सारे इसके अकॉर्डिंग एनर्जी दे रहे होंगे अलग अलग। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर मैं तुझे कहूं हैमिल्टोनियन,
जो किससे मिलकर बना है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हैमिल्टोनियन एनर्जी दे रहा है, अगर मैं किसी तरीके से यह कह रहा हूं कि एनर्जी बदल जा रहा है, सिस्टम में चेंज आ रहा है, उसका एनर्जी बदल जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि सर उसके हैमिल्टोनियन में भी चेंज आ रहा होगा, पक्का चेंज आ रहा होगा, क्योंकि हैमिल्टोनियन से टोटल एनर्जी मिल रहा है। अगर उस सिस्टम का टोटल एनर्जी बदलेगा तो उसका हैमिल्टोनियन भी बदला होगा, पक्का बदला होगा। और इसी बात को अपन कहेंगे, ये सवाल भी है नेट का, ठीक है, इसी बात को अपन कहेंगे कि सर अगर इफ सिस्टम हैज सम चेंजेस from idealized state, then its energy changes. उसका एनर्जी बदलेगा, which means हैमिल्टोनियन बदलेगा। और हैमिल्टोनियन कब बदल सकता है? सर हैमिल्टोनियन क्योंकि दो से मिलकर बना है, इनमें से अगर एक भी बदला, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में से एक भी बदला, तो हैमिल्टोनियन बदल जाएगा। तो नेट में सवाल क्या था कि अगर मैं कोई सिस्टम लेता हूं जिसमें मैं पोटेंशियल चेंज कर दूं, पोटेंशियल बढ़ा दूं या घटा दूं, कुछ भी करूं, पोटेंशियल में चेंज कर दूं, तो डेफिनेटली इस पोटेंशियल के चेंज से हैमिल्टोनियन बदलेगा। और अगर हैमिल्टोनियन बदला तो मुझे अगली बात पक्का पता है कि सर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी भी बदलेगा, राइट ना। तो ये सवाल है जो अपन पढ़ रहे हैं, मैं पहले बता चुका हूं आपको, जो भी मैं बोल रहा हूं वो रिलेवेंट है, रिलेटेड टू दैट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी CSIR नेट में पूछे गए, ठीक है। तो ये सारी कहानी हमने इसलिए जानी क्योंकि एक तो यहीं से अपन को पर्टर्बेशन और वेरिएशनल प्रिंसिपल का डिफरेंस क्लियर होगा, और यहीं से सवाल भी बनते हैं। और सवाल आई थिंक सो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि अगर मैं कोई भी सिस्टम में जो चेंज करता हूं, चेंज करने का मतलब हैमिल्टोनियन चेंज करता हूं, हैमिल्टोनियन क्योंकि H = K + V से बना है, तो इफ V changes, H changes, therefore एनर्जी ऑफ वो जो सिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा जी, चेंज हो जाएगा। वो एनर्जी भी बदलेगा उसका, डेफिनेटली उसका एनर्जी भी बदलेगा, डेफिनेटली उसका एनर्जी भी चेंज होगा, राइट। और यही बात CSIR नेट में पूछी गई है, ठीक है, सेम सवाल, ठीक है। अगेन इन शॉर्ट अगर मैं सारी बातों को समरी दूं तो अगर हैमिल्टोनियन है जो कि K और V से मिलके बना है, तो इसका मतलब यह है कि सर अगर हैमिल्टोनियन बदला तो उसका कारण क्या है, ऐसे पूरा लिख लो, चेंज इन पोटेंशियल मींस चेंज इन हैमिल्टोनियन। और चेंज इन हैमिल्टोनियन से होगा क्या कि सर अगर मैं लिखता हूं H0 psi n0 = En0 psi n, तो ये आइडियलाइज्ड सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन था। अगर मैं आपसे कहता हूं हैमिल्टोनियन बदल रहा है, ऑब्वियसली ना, एज हैमिल्टोनियन चेंज, देयरफॉर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेबल का वैल्यू है दैट इज एनर्जी, En भी क्या होगा जी, चेंज होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक सवाल है जो CSIR में पूछा गया, ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके अलावा ये बात हमने जाननी इस वजह से शुरू करी थी कि सर हमें डिफरेंस चाहिए पर्टर्बेशन का और वेरिएशनल का, क्या डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस ये है, अगर मैं हैमिल्टोनियन में पूरा चेंज ना करूं, कहने का मतलब ये, ध्यान सुनना, अगर मान ले मैं हैमिल्टोनियन जो आइडियलाइज्ड सिस्टम के लिए है, गाइस प्लीज ध्यान से सुनना, अगर मैं आइडियलाइज्ड सिस्टम लिखूंगा ना तो ऊपर 0 लिखूंगा, है ना, ये आइडियलाइज्ड सिस्टम के लिए, दैट इज अगर मैं इसमें चेंज करता हूं, अगर इसमें कुछ चेंज होता है, आइडियलाइज्ड सिस्टम में कुछ चेंज होता है ना, दैट इज चेंज इन हैमिल्टोनियन, जो कैसा है, स्मॉल चेंज, है ना, जो कैसा है, स्मॉल चेंज। तो अगर छोटा चेंज हुआ इट मींस आइडियलाइज्ड सिस्टम में बहुत कम डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो कम आ रहा है तो इसके लिए
हमें जो मेथड यूज करना है, क्योंकि डिस्टरबेंस आ रहा तो डेफिनेटली हमें इसका एनर्जी निकालना पड़ेगा, उसको निकालने के लिए हम अप्रोक्सीमेशन मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। सर ठीक है, अगर इसमें डिस्टरबेंस आ रहा है हैमिल्टोनियन में आएगा, इसका मतलब एनर्जी में डेफिनेटली आएगा। तो कितना आएगा इस बात को जानने के लिए अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना है। अप्रोक्सीमेशन मेथड कौन सा लगेगा, तो कौन सा लगेगा इस बात को जानने के लिए, अगर मैं कहता हूं जो चेंज है हैमिल्टोनियन में वो स्मॉल है, तो इस बात को अपन पढ़ते हैं पर्टर्बेशन मेथड से। इफ चेंज इन हैमिल्टोनियन इज स्मॉल, तो देयरफॉर approximation method used will be perturbation method। उस केस में अपन perturbation मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी मैं अप्रोक्सीमेशन मेथड perturbation वाला इस्तेमाल कर रहा हूं, दैट मीन्स उसमें चेंज तो हो रहा है बट कम चेंज है, आइडियलाइज्ड है बट आइडियलाइज्ड थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है उसमें। अब मान ले अगर स्मॉल चेंज में मैं पर्टर्बेशन यूज कर रहा हूं तो सर अगर लार्ज चेंज हुआ तो क्या यूज करूंगा, वेरिएशनल। ठीक है, तो उस केस में दूसरा बिंदु ये बना लो कि सर इफ हैमिल्टोनियन इज कंप्लीटली चेंज। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इफ हैमिल्टोनियन is completely change from idealized state, therefore in this case we use variational principle method। इस केस में जो अपन मेथड का इस्तेमाल करेंगे उस मेथड का नाम होगा वेरिएशनल प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, इस पूरे मेथड का नाम होगा वेरिएशनल प्रिंसिपल मेथड, जब चेंज क्या है कंप्लीटली। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, हमने सिंपल बोला अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन मेथड दो प्रकार का है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता के आया हूं, यहां पे मैंने बताया है दो प्रकार के हैं। अब ये दो प्रकार के हैं तो इनमें से कौन सा कब यूज करना है, इस बात को जब अपन ने जानना शुरू किया तो हमने कहा ये सारे आइडियलाइज्ड सिस्टम है। आइडियलाइज सिस्टम है तो इन सब के लिए मोशन स्टडी हो रहा होगा और इन मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शन होगा और एनर्जी होगा वो हम श्रोडिंगर इक्वेशन से डेफिनेटली निकाल सकते हैं अगर वो सिस्टम आइडियलाइज्ड है। बट जैसे वो आइडियलिटी से डेविएट होता है, आइडियलिटी से उसमें डिस्टर्बेंस आता है, तो उस केस में हमें अप्रोक्सीमेशन मेथड की ओर जाना है। और अप्रोक्सीमेशन मेथड जनरली दो प्रकार के हैं। अब इन दोनों प्रकारों में डिफरेंस क्या है, तो उसी बात को मैंने समझाया कि अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो टोटल एनर्जी बताता है, ठीक है, अगर कोई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो टोटल एनर्जी बताता है तो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर है, तो हैमिल्टोनियन में भी दो ऑपरेटर होंगे, जो एक काइनेटिक का होगा एक पोटेंशियल का होगा। अब मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये आइडियलाइज सिस्टम के लिए मतलब हैमिल्टोनियन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइडियल सिस्टम का एनर्जी है। आइडियल का मतलब है कि वो जो चार मॉडल हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसमें किसी तरीके से इफ अ सिस्टम हैज चेंज फ्रॉम आइडियलाइज्ड स्टेट देन इट्स चेंज इन एनर्जी, इट्स एनर्जी चेंजेस, और एनर्जी चेंज का मतलब उसका हैमिल्टोनियन भी बदलेगा, और हैमिल्टोनियन बदलने का मतलब है कि सर हैमिल्टोनियन तभी बदलेगा जब या तो काइनेटिक या पोटेंशियल दोनों में किसी में चेंज हो। तो इफ V चेंजेस, H चेंजेस, तो एनर्जी भी चेंज होगा, दैट मींस डेविएशन आएगा ही आएगा। अब यही सवाल था जो मैंने यहां पे भी लिखा है, बिल्कुल सेम चीज लिखी है कि अगर चेंज इन पोटेंशियल होगा मींस चेंज इन हैमिल्टोनियन है। अब चेंज इन पोटेंशियल मतलब अगर इसमें से ये वैल्यू बदलेगी तो ये भी तो बदलेगा ना यार, तो अगर ये बदला तो हैमिल्टोनियन भी बदलेगा, और अगर हैमिल्टोनियन चेंज हुआ तो डेफिनेटली आइडियलाइज सिस्टम से एनर्जी भी चेंज होगा, और अगर चेंज होगा तो उस केस में मैं सिंपल एक बात बोलूंगा, H चेंजेस देयरफॉर En भी चेंज होगा। कितना चेंज होगा पहला सवाल, और वो चेंज को निकालेंगे कैसे दूसरा सवाल। तो पहला सवाल कितना चेंज होगा, इस बात को जानने के लिए हमें अप्रोक्सीमेशन मेथड्स में कहीं ना कहीं ये जानना पड़ेगा कि कौन से अप्रोक्सीमेशन मेथड को यूज करूंगा। चेंज निकलेगा अप्रोक्सीमेशन मेथड से, कौन सा इस्तेमाल करूंगा,
तो जब स्मॉल चेंज होगा अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसमें पहला नाम है जी पर्टर्बेशन मेथड का इस्तेमाल होगा। अगर कंप्लीटली ही चेंज हो जाए, सिस्टम कंप्लीटली ही बदल जाए, लार्ज चेंज हो जाए, तो उस केस में मैं वेरिएशनल प्रिंसिपल मेथड का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है जी। तो आइए मैं अब पर्टर्बेशन मेथड को समझाना शुरू करता हूं, फिर उसके बाद जो भी बातें हम बोलेंगे उस पर सवाल करेंगे। ठीक है। पर्टर्बेशन मेथड, ठीक है। तो ये पर्टर्बेशन मेथड फर्दर दो कैटेगरी में होता है, या दो तरीकों से अपन इसको क्लासिफाई करते हैं ना। आपको बस मेरी बातें ध्यान से सुननी है, इसी से सवाल बन जाएंगे। ठीक है। एक होता है जी फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन मेथड, और एक होता है जी सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन मेथड। ठीक है। दो तरीकों के अपने पास, या दो प्रकार के अपने पास पर्टर्बेशन मेथड है। एक को मैं लिखता हूं फर्स्ट ऑर्डर, एक को मैं लिखता हूं सेकंड ऑर्डर। आप इन दोनों को ध्यान से सुनेंगे। पहले अपन फर्स्ट डिस्कस करेंगे, उस पर सवाल करेंगे, फिर सेकंड डिस्कस करेंगे, उस पर सवाल करेंगे, फिर दोनों को मिला के सवाल करेंगे। ठीक है। आओ जी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं जी फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन मेथड। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन मेथड, सबसे पहले तो इस मेथड के बारे में हमें इसका रिप्रेजेंटेशन सीखना है। मैंने क्या बोला? फर्स्ट ऑर्डर, अगर फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन आ गया या सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन आ गया, हमें एक चीज पता है कि सर चेंज तो होगा। अरे पर्टर्बेशन कब इस्तेमाल करूंगा? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है ना। अप्रोक्सीमेशन मेथड है, पर्टर्बेशन मेथड है, तो ये इस्तेमाल ही तब होगा जब सिस्टम में बदलाव आएगा। कितना बदलाव आएगा उसी बात को निकालना ही इन दोनों मेथड से। तो कहने का मतलब यह कि सवाल में ऐसे ही बोलेगा फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन मेथड, जिसका मतलब सवाल पर्टर्बेशन का ही है, जिसमें अपन को चेंज निकालना है। राइट। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर में भी अपन चेंज ही निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसका रिप्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं एनर्जी किसी भी लेवल का, एनर्जी किसी भी लेवल का, ऑब्वियसली इसमें एनर्जी, अगर इसमें पर्टर्बेशन हुआ किसी भी सिस्टम में, तो उसमें एनर्जी बदलेगा। तो कितना बदलेगा? तो किसी भी सिस्टम का, किसी भी स्टेट के लिए एनर्जी, किसी भी स्टेट के लिए एज पर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ठीक है। अब इसको पूरा लिखूंगा अभी मैंने क्या बोला? एनर्जी किसी भी स्टेट के लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के अकॉर्डिंग किसके बराबर है? एनर्जी उस स्टेट का, एनर्जी उस स्टेट का आइडियल में कितना था, प्लस उसमें पर्टर्बेशन के आने से कितना चेंज हुआ एज पर फर्स्ट ऑर्डर। यह बात आपको समझ आनी चाहिए जो मैंने यहां पे लिखी है। मैंने क्या बोला? यहां पे ये चेंज है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। डेल्टा मतलब बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है ना। हां, तो इस बात को ध्यान रखना। तो मैंने कहा जी अगर किसी भी स्टेट के लिए फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर करेक्शन देखना हो, तो उसकी एनर्जी, उस स्टेट की एनर्जी ग्राउंड के लिए, या यूं कह ले जीरो ऑर्डर के लिए, इसको जीरो ऑर्डर कहा जाता है। जीरो ऑर्डर मतलब जिसमें कोई करेक्शन ना हो। आइडियलाइज सिस्टम के लिए एनर्जी कितनी थी, और उसमें एनर्जी करेक्शन जो अपन ने फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग निकाला। ठीक है। अब मैं इन सारी बातों को लिख देता हूं लैंग्वेज की फॉर्म में। तो EN1 क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू nth state, energy corresponding to nth state after first order perturbation या करेक्शन। ठीक है। EN0 क्या है? इसको कहते हैं जीरो ऑर्डर पर्टर्बेशन। अभी ऑर्डर कैसे पता? ये ऊपर वन का मतलब क्या है? जैसे ही वन आ जाए दैट मींस फर्स्ट ऑर्डर है। ये वन का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑर्डर, है ना। वन का क्या मतलब है? फर्स्ट। जीरो का मतलब जीरो ऑर्डर, है ना। तो इसीलिए लिख रहा हूं जीरो ऑर्डर एनर्जी ऑफ nth स्टेट। ठीक है। अगेन अगर मैं इसी में लिखता हूं डेल्टा EN1, इसका मतलब फर्स्ट, ये फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर, और डेल्टा मतलब करेक्शन किसमें? एनर्जी में। इन एनर्जी
कॉरेस्पॉन्डिंग टू nth स्टेट। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग टू nth स्टेट, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू nth स्टेट, है ना। डेल्टा n1 1 क्या है फर्स्ट ऑर्डर, n क्या है nth स्टेट के लिए, और डेल्टा मतलब करेक्शन, है ना। चलो ये तीनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए जो मैंने यहां पे लिखी हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल हैं, 2 सवाल हैं CSIR नेट में। ठीक है, 4-4 नंबर में इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, अभी सवाल दिखाता हूं। सेम इधर अगर मैं लिखूं सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन मेथड, तो सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन मेथड में एनर्जी ऑफ nth स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेकंड, सेम वैसा ही, बट यहां पे क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर है तो 2 आ जाएगा। इसके बराबर होगा सर एनर्जी उसी स्टेट की आइडियलाइज्ड सिस्टम में, जीरो ऑर्डर करेक्शन के लिए क्या है, जब उसमें कोई करेक्शन ही नहीं है तब क्या है उसकी एनर्जी, प्लस एनर्जी करेक्शन जो सेकंड ऑर्डर के लिए हमने निकाला या सेकंड ऑर्डर के बेसिस पे हमने निकाला। तो इसी का एग्जैक्टली सेम कहानी उधर मैं लिखूंगा, सेम एग्जैक्टली इधर ही जैसे मैंने इधर लिखा है सेम मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, आजा देखो जी, EN2 क्या है, nth स्टेट के लिए एनर्जी आफ्टर सेकेंड ऑर्डर करेक्शन। ठीक है, EN0 क्या है, जीरो ऑर्डर करेक्शन एनर्जी, और यहां पे डेल्टा EN2 क्या है, सेकेंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग, है ना, या इसको लिख ले सेकेंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी। ठीक है, तो पहले तो आपको ये तीनों सिंबल याद होने चाहिए, और इसको लिखा कैसे जाता है सर, जो भी एनर्जी है आइडियलाइज सिस्टम की उसमें कितना करेक्शन हुआ, अगर ये करेक्शन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो ऊपर फर्स्ट लिख दे, अगर ये करेक्शन सेकंड ऑर्डर के लिए तो ऊपर सेकंड लिख दे, और अगर ये सेकंड ऑर्डर से करेक्शन निकाल रहा है तो ये फाइनल एनर्जी सेकंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग निकलेगी, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर से करेक्शन निकल रहा है तो ये मेरे पास जो फाइनल एनर्जी निकलेगी वो फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग निकलेगी। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है, ये हमें पता कैसे चलेगा, तो सवाल में मेंशन होगा, सवाल में या तो बोलेगा या फिर वो ऐसा बोल सकता है, तो ऐसा मतलब कि अगर ऊपर 1 दिख गया दैट मींस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी। अब इसी में अगली बात जो आपको दूसरी ध्यान रखनी है, पहले तो अब मैं फर्स्ट ऑर्डर के बेसिस पे ही सारी बातें बोलूंगा, फिर सेकंड ऑर्डर पे आऊंगा। मैंने पहले तो आपको सिंबल डिस्टिंग्विश करवाया कि दोनों में फर्क क्या है, और दोनों का जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें दोनों का मतलब क्या है, ऐसे ही लैंग्वेज सवाल में भी होगी। आइए आगे चलता हूं। तो फर्स्ट ऑर्डर में आपको याद क्या रखना है, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन, इंपॉर्टेंट है गाइस, नेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें 2 सवाल आते हैं हर साल, एवरेज, ऑन एन एवरेज 2 सवाल, मतलब इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से, है ना। चलो 4-4 नंबर में। तो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन का मतलब क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन का मतलब सर हम ये समझते हैं कि अगर आप एनर्जी आफ्टर करेक्शन निकालोगे फर्स्ट ऑर्डर nth स्टेट के लिए, ये किसके बराबर होगा, एनर्जी जो जीरो ऑर्डर मतलब वो आइडियलाइज सिस्टम की एनर्जी प्लस उसमें करेक्शन कितना हुआ जो अपन ने फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग निकाला, ऐसे निकालते हैं। अब मान लो ये बात अब आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, आइडियलाइज्ड सिस्टम के लिए एनर्जी कितना होता है। सर आइडियलाइज्ड सिस्टम के लिए अगर आप एनर्जी निकालना चाहो तो लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहूं ग्राउंड स्टेट, है ना, ग्राउंड स्टेट ऑफ PIB इन 1D बॉक्स या पार्टिकल इन 1D बॉक्स, अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करता हूं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे ही पार्टिकल इन 1D बॉक्स बोला मैंने, इसका ग्राउंड स्टेट का एग्जैक्ट एनर्जी कितना है, EN0, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, E10। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है सर ग्राउंड बोला है तो इसके लिए ग्राउंड n=1 से शुरू होता है, SHO में ग्राउंड n=0 से शुरू होता है। ठीक है, ऐसी मैं लिखूं ना, ग्राउंड स्टेट ऑफ 1D SHO, अगर ऐसा बोला हो सवाल में तो EN0 जो आइडियलाइज सिस्टम की एनर्जी उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, E10, सॉरी E00, क्योंकि यहां पे SHO है तो SHO के लिए n= कहां से शुरू होता है, G0। n क्या है, एनर्जी लेवल,
एन क्या है? एनर्जी लेवल। तो अगर ऐसा है तो मान ले अगर मैं तुम्हें कभी भी ऐसा बोल दूं डेल्टा ई 1 0, तो आप 1 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऊपर वाला 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर, डेल्टा का मतलब करेक्शन, और 1 का मतलब लेवल। कौन सा लेवल है? फर्स्ट लेवल। तो पीआईबी का n इक्वल टू 1 मतलब ग्राउंड लेवल। तो ये किसके लिए है? ग्राउंड ऑर्डर या ग्राउंड स्टेट के लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ऐसी अगर मैं लिखता हूं डेल्टा ई एन 0, या इसको दूसरे ढंग में लिख ले डेल्टा ई 01, इसका मतलब यह है कि सर अगर यहां पे एन 0 आ रहा है जो कि ग्राउंड स्टेट एसएचओ का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा जी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ 1D SHO। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड स्टेट ऑफ 1D SHO की। ठीक है, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए जी, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब सिंपल, अब यहां पे मैं कोई भी लेवल दे दूं, मान ली मैंने कहा सेकंड लेवल के लिए बताओ, तो n इक्वल टू 3 रखोगे, क्योंकि ग्राउंड क्या हो गया 1, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड लेवल। तो मैंने सेकंड के लिए पूछा तो n का वैल्यू कितना आएगा? 3। अबे देखो ना यार, ग्राउंड क्या है? n इक्वल टू 1 है। अगर पीआईबी की बात करता हूं, ग्राउंड n इक्वल टू 1 है, तो n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3। तो ये ग्राउंड है, तो ये फर्स्ट लेवल हुआ, ये सेकंड लेवल हुआ। इसी को ध्यान रखना, सवाल में ऐसी पूछेगा वो, कैलकुलेट द एनर्जी करेक्शन फॉर द सेकंड लेवल ऑफ द दैट इज पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो सेकंड लेवल का मतलब n इक्वल टू 3 रखेंगे। अरे बोलो, ये तो ग्राउंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सेकंड लेवल एसएचओ में बोलता हूं तो n इक्वल टू 0 ग्राउंड है, n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है। तो यहां पे जो सेकंड लेवल हो, ये ग्राउंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना है आपको, ये बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो मैंने एक तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन सिखाई, दूसरा अब ये एनर्जी करेक्शन जो हो रहा है ये निकालते कैसे हैं। तो अगर पार्टिकल इन 1D बॉक्स है, इसके लिए मुझे En 0 लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml², आइडियलाइज सिस्टम के लिए एनर्जी। इसके लिए अगर मुझे En 0 लिखना हो तो मैं लिखूंगा n प्लस 1/2 इंटू में h न्यू। ये 0 का क्या मतलब है? आइडियलाइज्ड स्टेट के लिए, जिसमें कोई करेक्शन नहीं है। ओके, चलो कोई बात नहीं, आइए नाउ टू कैलकुलेट, लिख लो, नाउ टू कैलकुलेट एनर्जी करेक्शन इन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमें ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, डेल्टा ई n1। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सर ये पूरी चीज का मतलब ये है, 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, n का मतलब nth स्टेट के लिए, और डेल्टा का मतलब चेंज। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन चेंज, या यूं कह ले फर्स्ट ऑर्डर में या फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो अपन ने करेक्शन किया nth स्टेट के लिए, उसको निकालेंगे कैसे? तो सर एक बात तो हमें डेफिनेटली क्लियर है कि अगर उसमें करेक्शन हो रहा होगा तो एनर्जी में चेंज उसके हैमिल्टोनियन के कारण आ रहा है, जो अपन सबसे पहले बात समझिए। तो इसको निकालते कैसे? शाई n 0 डेल्टा h शाई n 0 डी टाउ। अब ये जो फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज कैसे करना, इस्तेमाल कैसे करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा सवाल से। यहां पे आपको कहीं ना कहीं n0 ये बात समझने वाली है, इंपॉर्टेंट है। जब भी फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं और उसका करेक्शन निकालना है किसी भी nth स्टेट के लिए, ये चीज लैंग्वेज में बोलनी आनी चाहिए आपको। मैंने क्या बोला? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाल रहा हूं nth स्टेट के लिए एनर्जी में, तो वो कैसे निकलेगा? उसका nth स्टेट का फंक्शन आइडियलाइज्ड सिस्टम के लिए क्या है, फिर उसमें कितना हैमिल्टोनियन में चेंज हुआ, ये आपको दिया रहेगा, है ना, सवाल में दिया रहेगा। अभी मैं सवाल लिखूंगा इसके बाद। उसके बाद शाई n 0, इसका मतलब आइडियलाइज्ड nth स्टेट के लिए उसका वेव फंक्शन क्या है, इनटू में उसका वॉल्यूम एलिमेंट, और यहां पे लिमिट रखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहां से वैल्यू निकालूंगा, जो भी निकालूंगा यहां रख दूंगा, उसको ऐड कर दूं आंसर। ठीक है, आइए मैं आपको कुछ सवाल दिखाता हूं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं सवाल। क्वेश्चन,
तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, इफ द perturbation in system for particle in 1D box is lambda x, ठीक है। द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, अब यहां पे वो स्टेट भी बोलेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट इज, है ना, ये नेट का सवाल है जी, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। ऑप्शंस में वो कहेगा L/2 है, 2L/1 है, या 2L कह लो सिंपल, 2L है, अगेन 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें सवाल समझ आना चाहिए। सवाल में क्या है, उसने कहा है कि अगर पर्टर्बेशन हो रहा है किसी सिस्टम में, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, 1D बॉक्स आइडियलाइज सिस्टम है, अगर उसमें बदलाव आ रहा है कितना, लैम्डा एक्स, लैम्डा कोई नंबर होगा, तो उस केस में हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो इस बात को निकालने के लिए बहुत सिंपल सी कहानी है, मैंने अभी सिखाई। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सबसे पहले तो इस पूरी लाइन का मतलब है डेल्टा ई N1। फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऊपर 1 आएगा, करेक्शन का मतलब डेल्टा, किसी भी स्टेट के लिए निकालना, हमने nth बोल दिया। अब यहां पे उसने स्टेट भी बोला है ग्राउंड स्टेट के लिए, तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स में, ये इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल इन बॉक्स में n नेवर 0, ये भी नेट का सवाल है, ठीक है, क्योंकि ये 0 होगा तो वेव फंक्शन ही खत्म हो जाता है। तो n कहां से शुरू होता है, 1 से, तो 1 क्या है इसका, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। n 0 क्यों नहीं हो सकता, जब मैं शाई लिखता हूं √2/L sin n πx/L, तो अगर मैं n 0 रख दूंगा तो ये sin 0 बन जाएगा, फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो मैं ऐसे नंबर नहीं रखूंगा जिससे फंक्शन जो बनाया वो खत्म ही हो जाए, तो इसीलिए अपन n = 1 से शुरू करते हैं, है ना। चलो, तो यहां पे रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, डेल्टा ई 1 इसको निकालना है, निकालेंगे कैसे, तो शाई n0 डेल्टा h शाई n0 थीटा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें n का वैल्यू 1 है, 1 रखो, शाई 10 डेल्टा h शाई 10 डीटा। अब अगर मैं कहता हूं ये तेरा आइडियलाइज सिस्टम का वेव फंक्शन है, तो यहां पे n = 1 रख, तो फंक्शन निकल जाएगा तेरा √2/L sin πx/L, ये तुम्हारा फंक्शन हो गया, वैल्यू रखो। तो यहां वैल्यू अगर इसको बिना उसके सॉल्व करना है तो डायरेक्ट देख, डेल्टा h का वैल्यू क्या है, दैट इज चेंज, पर्टर्बेशन कितना हुआ है, लैम्डा x का, तो मैंने डेल्टा h का वैल्यू लिख दिया, लैम्डा x यहां वैल्यू रख दिया, शाई 10 dx, और यहां पे लिमिट क्या है, 0 से l, ठीक है। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, आप नोट कर लेना, है ना वो, हालांकि ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसी से ही हम कहीं ना कहीं फिर पर्टर्बेशन की तरफ बढ़ते हैं, या अप्रोक्सीमेशन मेथड चैप्टर पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको लिखवा देता हूं। अगर मेरे पास PIB मॉडल है तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा, √2/L sin n πx/L। अगर मैं 1D बॉक्स की बात करता हूं, 0 से x से l वाला डब्बा है, ठीक है। इसके लिए एनर्जी क्या होगा, n² s² 8 ml², ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगेन इसी में अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू निकालता हूं, एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है, शाई, फिर अगेन इसका ऑपरेटर शाई dx शाई dx, है ना। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू निकालने का, इसको ध्यान में रखना है गाइस। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अप्रोक्सीमेशन मेथड वाले चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पिछला थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जो आप क्वांटम में पढ़ चुके हैं, दैट इज एवरेज वैल्यू, प्रोबेबिलिटी, नॉर्मलाइजेशन, ये सारी बातें आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आती तो मैं वो चीज यहां पे लिख दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। एक्स एवरेज फॉर ये PIB के लिए कहानी है, ठीक है। PIB में एक्स एवरेज कितना होता है, L/2, सॉल्व कर लोगे, वैसे ही ये नॉर्मलाइज होता है, 1 हो जाएगा, इन दोनों का वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, वैल्यू यही वाली रखोगे तो आंसर L/2 आएगा। ऐसे ही अगर आप L² का वैल्यू निकालोगे तो L²
ये वैल्यू आएगा 3 माइनस एल स्क्वायर बाय 2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर बनेगा। तो ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। आइए मैं सवाल करता हूं। तो मान ले मैंने कहा ये मेरे पास वैल्यू है, इसमें मैंने लैम्डा कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा 0 से l psi1 0 x psi1 0 dx। अब ये जो चीज मैंने लिखी ना, क्योंकि मैं यहां पे आइडियलाइज सिस्टम का ले रहा हूं और आइडियल सिस्टम में जो भी फंक्शन होगा वो नॉर्मलाइज होता है, तो इसका मतलब यह है कि सर अगर मैं इस पूरी कहानी को सॉल्व करता हूं और इस बात को देखता हूं, तो क्योंकि ये फंक्शन नॉर्मलाइज है तो ये 1 हो जाएगा। तो ऊपर वाली चीज जैसा ही दिख रहा है मुझे, ऐसा ही मुझे यहां दिख रहा है, ऐसा ही मुझे यहां दिख रहा है। इसका मतलब क्या मैं इसको एक्स एवरेज बोल सकता हूं? क्या मैं इसको एक्स एवरेज बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। और अगर एक्स एवरेज बोल सकता हूं तो मैंने अभी आपको जस्ट लिखवाया कि एक्स एवरेज का वैल्यू कितना होता है, l/2। सो दैट इज व्हाट द आंसर है ना। एक बार ऑप्शन बना लो, दैट इज लैम्डा l/2, दैट इज व्हाट द आंसर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्या बोला आपको अगर ऐसे याद नहीं रखना तो आप वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रखो, इसको सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, आंसर डेफिनेटली आएगा। बट अगर आपको ये वैल्यूज याद भी रखनी है, क्योंकि ये भी सवाल आते हैं डायरेक्ट, तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है और ये आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज लैम्डा l/2। कहने का मतलब बस ये निकालना है और ये निकालती आपका आंसर आ जाएगा। अब ये करेक्शन आया है, उसने करेक्शन पूछा है तो करेक्शन निकाल दिया। मान ले वो टोटल एनर्जी पूछता आफ्टर परटर्बेशन, तो हम कैसे निकालते हैं सर? टोटल एनर्जी निकालने के लिए जो En1 है, जिसको मैं अब यहां लिखूंगा E11, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर टोटल एनर्जी आफ्टर परटर्बेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट स्टेट। ये किसके बराबर होगा? E10 कितना है प्लस डेल्टा E11 कितना है? E10 कितना है? n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, जो हमें पता है। और यहां पे n का वैल्यू 1 है तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, n का वैल्यू 1 है तो लिखूंगा h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर प्लस में लैम्डा l/2। ये आपका एनर्जी आ जाएगा आफ्टर परटर्बेशन। ये आपका, ये मैंने कहां से लिख दिया? ये हमने यूज किया था जब En1 लिखा था, En0 प्लस डेल्टा En1। सबसे पहले हमने यही सीखा था, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने यही लिखा था। अगर फर्स्ट लेवल है तो यह 1 1 1 रख दूंगा, अब इसका वैल्यू जो निकाला यहां रख दूंगा और इसका वैल्यू जो मुझे पता है, राइट ना, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, यहां पे 1 रख दूंगा तो ये एनर्जी आ जाए। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, जो भी नहीं पता है वो सारी चीजें यहां पे लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसी के बेसिस पे सवाल होंगे। ओके, तो ये हो गया तेरे पास, दैट इज डेल्टा En। अब अगली बात आपको एक जो ध्यान रखनी है वो ये है, इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं। इसका जो वैल्यू है, इट विल नेवर लेस देन 0। इस पे सवाल है जी, 2018 जून में ये पूछा गया है 4 नंबर में। अभी मैं सवाल दिखाऊंगा, है ना, कोई बात नहीं। डेल्टा En1 का मतलब क्या है कि सर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनथ स्टेट के लिए जो अपन यहां से निकालते हैं कभी भी 0 से कम नहीं आएगा, मतलब दिस वैल्यू विल नेवर बी नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, या तो 0 हो जाएगा या 0 से ऊपर होगा, ठीक है। ऑब्वियसली इसको सॉल्व करेंगे तो ये कभी 0 नहीं आएगा, और नहीं आएगा इसका मतलब लेस देन 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नेवर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है जी। चलिए आइए अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आपको वो सवाल देखने हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं आपको ये बात जो बोल रहा हूं, दैट इज इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस बात पे मैं सवाल दिखाता हूं आपको कि अगर इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, विच मीन्स सर या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो मान ले अगर मैंने कहा ये 0 हो गया, मान ले मैंने कहा ये 0 हो गया, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये 0 का मतलब कोई करेक्शन ही नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों ही सिस्टम बराबर हो जाएंगे, कोई करेक्शन नहीं, तो वो आइडियल सिस्टम की तरह एक्ट करेगा। बट अगर इसका वैल्यू होगा तो वो हमेशा प्लस होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो वो इसको बढ़ाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर ऐसा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इफ En1
जो लिखा जाता है En0 प्लस डेल्टा En1, डेल्टा En1 जो निकाला जाता है ψn0 डेल्टा H ψn0 d टाउ, ऐसे ही निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली डेल्टा En1, ये नेवर जीरो होता है, सॉरी नेवर लेस देन जीरो, लेस देन जीरो ये कभी नहीं होता। इट मींस या तो ये जीरो होगा या तो ये प्लस होगा। तो अगर ऐसा है तो इस केस में अगर ये जीरो हुआ तो En1 किसके बराबर हो गया, En0। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो En1 जो तेरा वैल्यू है वो तेरे पास कहीं ना कहीं हो जाएगा इससे डेल्टा En1। अरे ऑब्वियसली ना, अगर मान ले ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये मान ले ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसको कुछ ऐड करने के बाद ये बराबर हो रहा है। अगर मैं इसको कहता हूं, अगर मान ले मैंने कहा ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर मैं मान ले इसको 3 कहता हूं तो इसमें 2 ऐड करने के बाद ये 5 के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो डेफिनेटली मेरे पास ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी इसकी, ये वैल्यू या तो इक्वल हो सकती है, या तो इक्वल हो सकती है, या तो ग्रेटर हो सकती है इसके, या तो ये इसके इक्वल हो सकती है या तो इसके ग्रेटर। अगर मान ली इसमें ऐड हो गया तो ये वैल्यू इससे बढ़ जाएगी, अगर मान ली इससे ऐड हो गया तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वाली जो वैल्यू इससे बढ़ जाएगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई तो इसमें कुछ ऐड हो जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर ये जीरो हुआ तो ये वैल्यू बराबर हो सकती है। अब इसी पे सवाल है, आइए मैं एक सवाल दिखाता हूं आपको थोड़ा सा ये और क्लियर होगा अगर मैं आपको सवाल दिखाता हूं। ये राजी सवाल, ये CSIR नेट में पूछा गया है 2016 में, 4 नंबर में सवाल है। कह रहा है था ग्राउंड स्टेट ऑफ सर्टेन सिस्टम विद एनर्जी E0 इज सब्जेक्टेड टू अ पर्टर्बेशन V। अगर किसी सिस्टम का E0 एनर्जी है, उसके बाद मैं उसमें पर्टर्बेशन V करता हूं, तो मुझे बताओ ये कौन सा एनर्जी दे रखा है। तो ये एनर्जी दे रखा है जी En0 आइडियलाइज सिस्टम के लिए विदाउट पर्टर्बेशन। कितना है जी, एप्सिलॉन नॉट, राइट। अगेन yielding a first order correction E1, that means delta En1 कितना दे रखा है, एप्सिलॉन 1। कह रहा है इफ E0 is the true ground state energy of the perturbed system, the inequality that always holds good। अगर E0 क्या है, अगर मैं बात करता हूं E0 क्या है तेरे पास, वो एनर्जी जो आफ्टर पर्टर्बेशन है, दैट मींस En1, तो ये किसके बराबर होगा, En0 प्लस डेल्टा En1। तो मुझे बताओ कि अगर ये वैल्यू है E0, अगर ये वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, अगर ये वैल्यू है एप्सिलॉन 1, तो अगर ऐसा है तो ये वैल्यू बताओ क्या होगी। ये वैल्यू हमेशा ही या तो ग्रेटर होगी, है ना, ये E0 है, ये E0 है ना, तो या तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी या इक्वल टू होगी। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। या तो ये बिल्कुल बराबर होगी या इससे कम होगी, ये वाली वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या इससे कम होगी, ठीक है, राइट गाइस। तो अगर मैं कहता हूं इसमें कोई वैल्यू ऐड हो रहा है, ऑब्वियसली ना, अगर कोई चीज है, अगर ये जीरो हो जाए, मान ले अगर ये जीरो हो जाए, तो ये जीरो हो जाए तो दोनों बराबर हो सकते हैं। अगर इसमें कुछ ऐड कर दिया तो ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी ना यार, तो बड़ी हो जाएगी या बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा तेरा, सही हो जाएगा। तो एक सवाल था जो अपन को करना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी तरीके में अगर मैं, जैसे ये सवाल था, एक सवाल ये पूछा गया है, ठीक है, ये SHO का है ना, ये 1D SHO का, ऐसे 2 सवाल है। आइए मैं इस सवाल को भी करवाता हूं। इस सवाल को करने से पहले आपको कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूं 1D SHO, तो जैसे ही मैंने 1D SHO बोला, इसका मतलब क्या है, एक तो आपको इसके लिए एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि लिमिट इसकी -∞ प्लस ∞ तक जाती है, ψn, फिर ऑपरेटर, फिर ψn। इसको दूसरे ढंग में लिखूं, डायरेक्ट लिखूं, तो इसके लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको लिखना है वो x की पावर n e टू द पावर -βx² / 2 इंटू में dx। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है
तो मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर एसएचओ दे रखा है 1D एसएचओ हार्मोनिक ऑसिलेटर, उस केस में अगर x की पावर n ऐसा कुछ बनेगा, अगर x की पावर n में जो n है अगर वो ऑड हुआ तो ये जो i है, ये पूरी चीज को i बोला, i क्या हो जाएगा 0। अगर n की पावर इवन है तो i क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2 अपॉन बीटा की पावर n प्लस 0.5, दैट इज 1/2। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब लेट सपोज अगर मैं n का वैल्यू 1 कहता हूं तो कितना हो जाएगा ओवरऑल। तो अगर ये गामा 1 है तो इसको मैं रूट पाई कहता हूं, सॉरी गामा 1/2, इसको रूट पाई कहूंगा। अगर मैं कहूंगा मान ले मुझे 5/2 सॉल्व करना है, गामा, ये गामा फंक्शन है, इसको कहते हैं गामा फंक्शन। तो अगर मुझे 5/2 सॉल्व करना है तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई, ऐसे सॉल्व करूंगा। ऐसी अगर मुझे रूट ऑफ लेट सपोज 7/2 सॉल्व करना हो तो जो भी गामा में आ रहा है, जैसे 5/2 आ रहा है, इसमें से एक घटाओ, कितना बचेगा 3/2, बस 3/2 से इसको ओपन कर दो। जैसे 7/2 इसमें से एक घटाओ 5/2, फिर ऐसे एक घटाओ 3/2, एक घटाओ 1/2 के बाद रूट पाई कर दो, दैट्स अ वैल्यू। ये मैं गामा की बात कर रहा हूं, बीटा n प्लस 1/2 एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूं, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, मान ले अगर कहीं x की पावर 3 टू दी पावर बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 आया तो ये ऑड है, आंसर 0 आ जाएगा, बात खत्म, सॉल्व ही नहीं करना आगे। ऐसी अगर माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एक्स की पावर 4 ई टू दी पावर बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 आया तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हमें i का वैल्यू पता है, यहां पे n कितना है 4, तो n प्लस 1/2 अपॉन में बीटा की पावर n प्लस 1/2, तो यहां पे n कितना है 4, 4 प्लस 1/2 अपॉन बीटा की पावर 4 प्लस 1/2। अब ये पावर कंफ्यूजन ना क्रिएट करे कि n प्लस 1/, यहां पे होल 2 है डिवाइड में, यहां पे सिर्फ 1/2 है, तो इसको याद रखने के लिए n प्लस 0.5 लिख सकते हो आप, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये आ जाएगा गामा 5/2 और ये आ जाएगा बीटा, दैट इज व्हाट 9/2। इसको सॉल्व करूंगा 3/2 1/2 रूट पाई, इसको सॉल्व करूंगा बीटा की पावर 9/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से देखना है, दैट इज अगर एसएचओ बोला है, पहली बात, अगर एक्स की पावर ऑड आ रही है तो आंसर 0 आ जाएगा, अगर इवन आ रही है तो उसको ऐसे सॉल्व करना। आइए मैं कुछ सवाल दिखाता हूं, आप प्लीज इन सवालों का थोड़ा सा खुद से भी ट्राई करना आंसर करने का, वीडियो पॉज करके एक बार देखना। अब पार्टिकल इन 1D बॉक्स इन x डायरेक्शन है, इज परटर्ब्ड बाय द पोटेंशियल लैम्डा x, 1D SHO सॉरी। इस केस में फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन, तो मुझे पता है फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब SHO है तो n0 होगा 1, ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए वही फॉर्मूला है, शाई 0 0, वही फॉर्मूला जनरल में लिख देता हूं, शाई n0 डेल्टा एच शाई n0 डी टाउ, n0 है तो शाई 0 0, 0 ऊपर वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियल स्टेट के लिए, डेल्टा एच कितना है परटर्बेशन लैम्डा एक्स शाई 0 0 डी। जब आप इसको सॉल्व करोगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो इसमें लिमिट लगाओगे माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। अब तुम कहोगे सर सवाल में तो कहीं दे नहीं रखा माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो ये आपको पता होना चाहिए, एसएचओ बोल दिया ना तो इसकी लिमिट पता होनी चाहिए, इसमें फंक्शन पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट का, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/2 ई टू दी पावर बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, ये फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए। वैल्यू रखो तो ये आ जाएगा जी बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई टू दी पावर बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लैम्डा एक्स इंटू बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई टू दी पावर बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स। अब इस पूरी इक्वेशन में सारा सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, क्या करना है, देख यहां पे x आ रहा है, एक x आ रहा है और कहीं x आ रहा नहीं आ रहा, x की पावर 1 है, ऑड है, खत्म, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, SHO है, x की पावर ऑड है, आंसर 0 आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, बस खत्म, आंसर नंबर ए, 4 नंबर। बोलो जी, सेम सवाल है जो 2017 में पूछा गया था। मैं आपको वो सवाल दिखाता हूं अभी, ये रहा जी वो सवाल, सेम ऐसा ही सवाल है, गेट में ही पूछा गया है। कह रहा है अ 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मतलब 1D SHO है,
1D SHO के लिए आपको लिमिट पता होनी चाहिए, कितना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आपको फंक्शन पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट का, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 e टू द पावर बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2। आपको पता होना चाहिए अगर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स की पावर n e टू द पावर बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 आया, अगर n का वैल्यू ऑड हुआ तो आई जे जो पूरा एक्सप्रेशन है ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई क्या हो जाएगा, जीरो। अब इधर आ जा, उसने कहा पोटेंशियल कितना है, एक्स क्यूब, तो तुझे पता है एक्स क्यूब है और उसने ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा है, तो आंसर क्या आएगा, क्यूब है, पावर 3 है, पावर 3 है, ऑड है, SHO है, पावर भी 3 है, आंसर क्या होगा, जीरो होगा। बात खत्म, डायरेक्ट। बोलो जी, ओके। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है, ये बातें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो कभी कभी डायरेक्ट सॉल्व भी करवा लेगा, जैसे कि ये सवाल है, ये 2023 में पूछा गया है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे ये सवाल है, इस सवाल में ये बोला गया है हैमिल्टोनियन है, ओके, वेयर V नॉट इज अ कांस्टेंट इज अप्लाइड टू अ रोटेटर, रिजिड रोटेटर अंडरगोइंग अ रोटेशनल मोशन इन द प्लेन। कह रहा था फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, ये बतानी है आपको, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन बतानी है। तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर बताते ही करेक्शन बतानी है, तो हमें पता है कि सर डेल्टा E n1, 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर ग्राउंड स्टेट के लिए, तो इसमें भी जो ग्राउंड स्टेट है वो जीरो होती है, तो ये बताना है। ये कैसे बताऊंगा, तो सर शाई 0 0 डेल्टा H शाई 0 0। अब जो है पर्टर्बेशन है, उसने बोल रखा है ये पर्टर्बेशन हो रहा है, तो पर्टर्बेशन जो हो रहा है उसको नीचे ले, H क्या है जी, V नॉट 3 cos स्क्वायर फाई माइनस 1, ये तेरे पास पर्टर्बेशन सिस्टम गिवन है। ठीक है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। अब ये गिवन है तो आपको करना क्या है, इसका एनर्जी निकालना है, इस केस में, इस केस में वैल्यू निकालना है, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। दोनों फंक्शंस मुझे पता होने चाहिए। अब फंक्शंस क्योंकि यहां गिवन नहीं है तो आपको पता होने चाहिए कि जो फंक्शन होता है वो 1/√2 पाई e टू द पावर आयोटा m फाई होता है, इसके लिए फॉर रिजिड रोटर, रिजिड रोटर। ठीक है, रिजिड रोटर के लिए ये फंक्शन होता है। अब इस फंक्शन में ग्राउंड स्टेट के लिए अगर निकालना हो, ग्राउंड स्टेट के लिए, ये किसके लिए है, mth स्टेट के लिए, अगर मुझे ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना हो तो सर m का वैल्यू 0 रख दूंगा, तो शाई 0 क्या आ जाएगा, 1/√2 पाई e टू द पावर 0, और एक्सपोनेंशियल या किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, तो 1/√2 पाई। ठीक है, अब इस बात को मैं सॉल्व करूंगा। अब इस बात को सॉल्व करूंगा तो यहां पे पहले तो मैं जो मेरे पास वैल्यू आ रहा है, इसको शाय नहीं भाई, इसको फाई बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये मेरे पास फाई का वैल्यू, इस फाई का वैल्यू यहां रखूंगा, तो एच क्या बनेगा, V नॉट 3 cos स्क्वायर 1/√2 पाई माइनस 1। ठीक है, ये आपका एक वैल्यू बनेगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं सॉल्व करूंगा, तो इसको सॉल्व करके देखो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा सॉल्व करके जो रिजल्ट बनेगा उस रिजल्ट का मैं इस्तेमाल करूंगा और यहां पे इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इस फाई को यहां सब्सटीट्यूट नहीं करते क्योंकि अपन इसको इंटीग्रेशन के लास्ट में सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को मैं यहां रख रहा हूं और इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, डेल्टा E01 इज इक्वल्स टू शाई 0 0 डेल्टा H शाई 0 0 डीटा वैल्यू रखूंगा। तो इसमें शाई 0 0 कितना है, दैट इज 1/√π अपन ने निकाल रखा है। ये तो फंक्शन है ना, सॉरी ये फाई नहीं है, ये फंक्शन ही है। ठीक है, फाई का वैल्यू अपन सब्सटीट्यूट करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये फंक्शन ही निकाला अपन ने 1/√2π रखा। डेल्टा H कितना है, डेल्टा H कितना है, दैट इज V नॉट 3 cos स्क्वायर फाई माइनस 1 इंटू में 1/√2π। ठीक है, √2π क्या है, दैट इज द फंक्शन। अब ये पूरी चीज बाहर आ जाएगी 1/2π से, ये बन जाएगा तेरे पास अंदर। अब इस केस में लिमिट भी ध्यान रखनी है। पहली बात तो यहां पे डी फाई तेरा वॉल्यूम एलिमेंट आएगा और लिमिट आएगी जी 0 से 2π। अब ये लिमिट हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमें याद रखनी पड़ेगी हर एक मॉडल्स के लिए। ओके, ये आ जाएगा 0 से 2π V नॉट 3 cos स्क्वायर फाई माइनस 1 इंटू में डी फाई।
ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा, वी नॉट भी बाहर लिया तो वी नॉट अपॉन 2 पाई, इसको सॉल्व करेंगे 0 से 2 पाई 3 कॉस स्क्वायर फाई माइनस 0 से 2 पाई 1 डी फाई। कुछ नहीं किया, इसको बाहर ले आया, इन दोनों को ओपन कर दिया। अब इसको सॉल्व करूंगा, वी नॉट अपॉन 2 पाई ऑलरेडी है, 0 से 2 पाई, यहां पे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर फाई डी फाई माइनस 0 से 2 पाई 1 डी फाई। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा। अब बस इसको सॉल्व करती अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाए, मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, यहां आ जाएगा जी वी नॉट अपॉन 2 पाई अगेन 3 0 से 2 पाई। अब कॉस स्क्वायर 5 इसको कैसे मैं ओपन कर सकता हूं, देख कॉस 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूं तो एक तो इसको इधर लाऊंगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी ये बन जाएगी तेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, राइट ना। इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करूंगा या वैल्यू रखूंगा, कितना आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 इंटू में थीटा की जगह 5 लिखेंगे, है ना, डी फाई माइनस ये आ जाएगा तेरा 0 से 2 पाई 1 इंटू डी फाई। इसको सॉल्व करूंगा, वी नॉट अपॉन 2 पाई 3 1/2 0 से 2 पाई डी फाई अगेन माइनस 0 से 2 पाई कॉस 2 2 डी फाई माइनस, इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करके अपने पास आ जाएगा 2 पाई, डायरेक्ट लिखूंगा 2 पाई। ठीक है, लिमिट लगा के इसको सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा जी वी नॉट अपॉन 2 पाई 3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई बाय 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज 1 अपॉन 2 कॉस 4 पाई। ठीक है, माइनस में 2 पाई, इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा जी वी नॉट अपॉन 2 पाई 3 पाई माइनस 1 अपॉन 2, इसका आंसर आ जाएगा तेरे पास ओवरऑल 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं कोस 4 पाई तेरे पास वैल्यू देगा दैट इज पाई बाय 2, दैट इज पाई, दैट इज 2 पाई बाय, या यूं कह ले तेरे पास आ जाएगा 3 पाई बाय 2, ये बन जाएगा तेरे पास, नीचे वाला आ जाएगा तेरा पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई, ये 2 पाई, तो ये कहने का मतलब है ये तेरे पास वैल्यू देगा नेगेटिव की, तो ये आ जाएगा तेरे पास -1 विच इज हाफ माइनस 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके जो अपना आंसर बनेगा वो बनेगा वी नॉट अपॉन 2 पाई, ये बन जाएगा पाई प्लस 1/2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा जी 2 पाई प्लस 1। ठीक है, ये कैंसिल आउट होना चाहिए था। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास -1/2। ठीक है, इसको एक बार अपन देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको एक बार देख लेते हैं, है ना। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका इंटीग्रेशन नहीं किया अपन, है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ कहाँ पे हुई है आइए मैं बताता हूँ। गड़बड़ जो हुई है वो अपनी यहीं पे हुई है। एक तो अपन कहते हैं जी वी नॉट अपॉन 2 पाई 3, यहाँ पे मैं बोलूँगा 2 पाई बाय 2, इसका डायरेक्ट है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा जी साइन 2 पाई अपॉन में 2 0 से 2 पाई, है ना। यहाँ भी प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, माइनस का 2 पाई। अब इस पूरे को सॉल्व करूंगा लिमिट लगा के, तो आ जाएगा वी नॉट बाय 2 तेरा आंसर। इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो तेरा आंसर आ जाएगा वी नॉट बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करती तुम्हारा जो आंसर आएगा वो वी नॉट बाय 2 आ जाएगा।
इसको सॉल्व करते, पूरे को सॉल्व करेंगे तो अपने पास बस वैल्यूज ये और लिमिट रखनी है। यहाँ पे लिमिट्स रखूंगा, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, अगेन यहाँ पे जो ये 1/4 आ जाएगा, ये पूरी चीज 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे 3 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है। देखो इसको सॉल्व भी कर लेना, ये 3 पाई हो गया, ये साइन 4 पाई 8 पाई कुछ भी हो, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 2 पाई। इसको सॉल्व करो, V0/2 इंटू में पाई, ओवरऑल आंसर विल बी, ये पाई से पाई कैंसिल आउट, V0/2 इज एन आंसर, ठीक है। तो ये आपका एक सवाल था जिसमें आपको V0/2 जो आपका आंसर आ रहा था। तो कुछ इस प्रकार से ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये इस प्रकार से कुछ स्टोरीज हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब सेम ये तो हो गया जी फर्स्ट ऑर्डर की कहानी। तो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में अपन ने थोड़ी बहुत बातें जान ली हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं जी सेकेंड ऑर्डर के बारे में, है ना। सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन में एक तो जो डेल्टा EN2 है, इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि सर सेकेंड ऑर्डर के लिए एनर्थ स्टेट के लिए क्या चेंज है, इस बात को निकाला कैसे जाता है। तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। समेशन इंटीग्रेशन शाई m डेल्टा H शाई n, इस पूरे इंटीग्रेशन का स्क्वायर अपॉन में EN माइनस EM। अब ये जो मैंने लिखा है इसको और करके ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज शाई m V शाई n और इसका स्क्वायर अपॉन में EN माइनस EM। अब ये है क्या, है ना, आजा मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो यहां पे लिख लो m कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता। n क्या है, जिस ग्राउंड या किसी भी लेवल के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल रहा हूं, फर्स्ट के लिए निकाल रहा हूं, सेकंड के लिए, वो करेक्शन यहां पे नंबर आएगा कि कौन सा लेवल के लिए मैं करेक्शन निकाल रहा हूं। लेट सपोज मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं। मान ले मुझे ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना है, n = 0 के लिए निकालना है। तो इसको समेशन का मतलब है कि सर इंटीग्रेशन शाई डेल्टा H शाई, ऐसा ही है। बट यहां पे n का वैल्यू क्या है, 0, तो यहां पे शाई n 0 हो जाएगा। और मैंने यहां लिखा है m कभी भी n के बराबर नहीं होगा। दैट मीन्स अगर n 0 के लिए निकाल रहा हूं तो m कभी 0 नहीं होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो कहां से शुरू कर सकते हैं, 1 अपॉन में नीचे EN है, EN मतलब n यहां पे क्या है, 0 माइनस का E1 M1 प्लस इसका पूरे का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ शाई विच इज 2 डेल्टा H शाई 0, इसका स्क्वायर अपॉन में E0 माइनस E2 रहेगा वही। E0 में से जिस लेवल का ले रहा हूं, 1 का ले रहा हूं माइनस कर दे, 2 का ले रहा हूं माइनस कर दे 2, एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा E02 विच इज, इसको पूरे को लिखते हैं पर्टर्बेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 0। जनरल में पर्टर्बेशन mn का स्क्वायर अपॉन में EN माइनस EM। m का वैल्यू क्या इसके लिए लिखूंगा, तो डेल्टा H m का वैल्यू क्या है, 1, 0 का स्क्वायर अपॉन में E0 माइनस E1। इधर आ जा, डेल्टा H 2 0 का स्क्वायर अपॉन में E0 माइनस E2, है ना, ये सब प्लस में है, प्लस डेल्टा H 3, 0 का स्क्वायर अपॉन E0 माइनस E2 E3, है ना। तो ये सारी बातें आपको लिखनी आनी चाहिए। हर एक बात पे सवाल है, आइए मैं सवाल दिखाता हूं। हर एक बात पे सवाल है जी, हर एक बात पे, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें समझ आनी चाहिए। अब इसमें एक तो ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, क्यों, पहला सवाल। ये सारे सवाल मैं जो दिखाऊंगा अभी 4 नंबर के होंगे, ठीक है। ये देखो, ये नेट 2015 में पूछा गया है, कह रहा है अ सर्टेन 2 लेवल एनर्जी सिस्टम हैविंग द एनर्जी स्टेट E1 एंड E2, जिसमें E1 का कम है, E2 का एनर्जी ज्यादा है। अगेन विद नॉर्मलाइजेशन φ1 एंड φ2 इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्टर्बेशन V। सवाल किससे आया, पर्टर्बेशन से, जिसमें पर्टर्बेशन V है। द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन बताओ। दैट मीन्स आपको बताना क्या है, दैट मीन्स आपको बताना क्या है, सर हमें बताना है nth स्टेट के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए पर्टर्बेशन बताना है। कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो सर 2 स्टेट है विच इज E1 और E2। E1 नीचे वाला है, वो कह रहा है पर्टर्बेशन द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन फॉर फर्स्ट स्टेट बताना है अपन को, फर्स्ट स्टेट के लिए बताना है, पहले स्टेट के लिए।
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें हम कभी भी E1 को जीरो नहीं कहेंगे, जीरो ग्राउंड स्टेट है। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि वो ग्राउंड है कि नहीं है। उसने बोला है E1 और E2 दो स्टेट हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, बट E1 का एनर्जी कम है, तो इसके अकॉर्डिंग पहला स्टेट तो E1 हुआ ना, तो अपन को E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना है, दैट मीन्स डेल्टा E12 निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, निकालना नहीं है, बस एक्सप्रेशन लिखना है। तो सर इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन और इसका स्क्वायर शाई एम जीरो डेल्टा एच शाई एन जीरो डी टाउ अपॉन में ई एन माइनस ई एम, यही एक्सप्रेशन होता था। अगर यही एक्सप्रेशन हो रहा है दैट इज डेल्टा ई एन टू, तो मुझे पता है डेल्टा ई 1 2 कैसे निकलेगा। अगर 1 एन का वैल्यू 1 रख दूं तो ये वैल्यू हो जाएगा तेरे पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना, शाई, इसका स्क्वायर होगा ना, शाई m का वैल्यू, अगर मैं यहां n इक्वल टू 1 कह रहा हूं तो m का वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है ना। तो यहां पे दो लेवल दे रखे हैं, तो इस केस में मैं बोलता हूं लेट सपोज अगर n के लिए निकालना है तो ये 2 हो जाएगा। डेल्टा h दैट इज पर्टर्बेशन कितना दे रखा है? v, तो मैं यहां v रख रहा हूं, दैट इज 1, और इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे n है E1 माइनस का E2। ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया, सिंपल दो लेवल बोले हैं, दो लेवल में से E1 का निकालना है तो n का वैल्यू 1 हो गया, तो दूसरा 2 होगा। और जो भी निकालना है, जिस भी लेवल का निकालना उसमें से एनर्जी माइनस करनी है, जिस भी लेवल का निकालना उसमें से माइनस करनी है। अब ऊपर देखोगे तो ऊपर आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन दिखेगा नहीं, मतलब लेट सपोज आप इसको देखोगे तो इसमें स्क्वायर नहीं है, अबे स्क्वायर होना चाहिए ना ऊपर, तो ये हटा दे। इधर स्क्वायर है, इधर E1 माइनस E2 है, यहां पे 5 1 है, यहां पे 5 2 है, सेम दिख रहा है, ऐसे सेम दिख रहा है, सेम नहीं दिख रहा है, यहां पे 5 1 है और यहां पे पहले क्या है जी 5 2। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, इस दोनों को आगे लिख सकता हूं, पीछे लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर आ जा, इधर दोनों में ही स्क्वायर है, ये पहले हट गया, इधर किसी में भी स्क्वायर नहीं है, ये भी हटा दे, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ऑप्शन क्या बचा? ये। ऑप्शन से भी टिका सकते हो, ऐसा नहीं भी लिखना, तो एक में स्क्वायर आएगा, नीचे कुछ नहीं आएगा, तो यहां स्क्वायर आ रहा है, यहां भी स्क्वायर आ रहा है, ये गलत हो गया। इधर दोनों में स्क्वायर नहीं आ रहा, दोनों गलत हो गए। इधर भी दोनों में स्क्वायर नहीं आ रहा, ये भी खत्म, एक में स्क्वायर आना चाहिए, एक में नहीं है, दैट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। 4 नंबर का सवाल है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात जो आपको सेकंड ऑर्डर के लिए ध्यान रखनी है वो क्या है? अगर मैं आपसे कहता हूं डेल्टा EN1, ये वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती, मैंने अभी बताया आपको, इस पे सवाल भी किया अपन ने, ये कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती, ये कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैल्यू, वेयर एज इट नेवर बी लेस देन 0, बट डेल्टा EN2 अगर सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालूंगा इट मे बी नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। कैसे? तो मान लो अगर मैं EM माइनस EN कर रहा हूं, मतलब 0 से एक एनर्जी लेवल का घटा रहा हूं, 0 से दूसरे का घटा रहा हूं, तो 0 मतलब ग्राउंड, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इनका तो एनर्जी बढ़ रहा होगा, तो E0 मतलब कम एनर्जी, E1 मतलब ज्यादा एनर्जी, तो कम को ज्यादा में से घटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। अबे E0 ग्राउंड है ना, तो ये कम होगा, इसका वैल्यू ज्यादा होगा, दोनों को घटाऊंगा तो नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आने का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी चीज नेगेटिव भी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो ये वैल्यू डेल्टा EN2 लेस देन 0 भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर ऐसा है तो आइए मैं इस बात पे आपको सवाल दिखाता हूं। सवाल है जी, 2 सवाल हैं नेट के, 2018 में ही पूछे गए हैं दोनों सवाल। आइए मैं वो दोनों सवाल दिखाता हूं आपको, और वो दोनों सवाल हैं कुछ इस प्रकार से, दैट इज एक तो ये सवाल है, एक जस्ट इसके बाद वाला सवाल होगा, ठीक है। एक तो ये सवाल है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड स्टेट पर्टर्बेशन इन्वॉल्विंग द 0th ऑर्डर करेक्शन, ये 0 ऑर्डर करेक्शन है, मतलब कि ग्राउंड स्टेट के लिए आइडियलाइज सिस्टम की एनर्जी है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है वो, और ये क्या है जी सेकंड ऑर्डर करेक्शन। आपको इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, गलत कौन सी है, और नेट का सवाल है तो एक ही सही होगा, मतलब गलत ढूंढना है तो एक ही गलत होगा ना इसमें, तो इसमें कौन सा गलत होगा? तो हम जानते हैं सर ये पॉजिटिव 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर में ये पॉजिटिव हो सकता है करेक्शन, पर ये इसमें नेगेटिव हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्टोरी में मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया ऑप्शन में, है ना, इसको अपन लिखेंगे कैसे, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा जी ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0, ये भी लेस देन 0, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है, यहां पे जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं कह दूं तो इसका वैल्यू कभी जीरो हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो सर इसका वैल्यू जीरो तो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये बात बिल्कुल गलत है, और यही गलत पूछा है उसने। तो ऑप्शन नंबर दिस वन इज द करेक्ट वन। ये ऑप्शन थोड़ा सही कर लेना है ना, ये लेस हो जाएगा है ना, ऐसा ऑप्शन में गिवन होगा आपको। ये तो नेगेटिव होता ही है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑर्डर वाला नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी सवाल था, इस पे सिर्फ टिक करना था, 4 नंबर का सवाल था। सेम सवाल है ये वाला, फॉर 1D SHO। अब बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 1D SHO बोलते ही एक तो लिमिट -∞ टू +∞, फंक्शन बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 e⁻ बीटा x²/2, और इसी में -∞ से +∞ x⁻n e⁻ बीटा x²/2 करूंगा, और अगर n का वैल्यू ऑड हुआ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 0। पक्की बात है, आजा। कह रहे 1D SHO में परटर्ब्ड पार्ट कितना है, x³ क्यूब है, पावर ऑड है, ध्यान रखना। द सम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, मतलब सवाल में पूछा क्या गया है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, इन दोनों का सम पूछा गया है फॉर ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के लिए SHO में n = 0 होता है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 0 1 प्लस डेल्टा E 0 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का वैल्यू निकालना है अलग अलग, इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो मुझे ये बताओ अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इसका वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना, बस बराबर 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 ये बताना है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैल्यू निकालूं तो क्या ये कभी 0 होगा? हां सर 0 हो सकता है। क्या कभी ये नेगेटिव होगा? सर नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। अरे बोलो, तो मुझे इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो सर डेल्टा EN1, इसको निकालने का फॉर्मूला है ψn0 डेल्टा H ψn0, मैंने अभी बताया है। इस केस में जैसे ही आप -∞ +∞ ψn0 x³ ψn0 dx रखोगे, यहां पे x³ आ रहा है, x³ लिखते ही हमें इतना पता है कि सर ऑड है पावर, ऑड पावर ऑफ x, देयरफॉर आंसर विल बी 0, दैट इज डेल्टा E 0 1। तो इसका वैल्यू अगर 0 आ गया तो यहां तो 0 आ जाएगा। और हमें एक बात और पता है कि सर ये वैल्यू हमेशा ही 0 से कम होती है। तो ओवरऑल एक 0 है, एक नेगेटिव है, आंसर विल बी नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0 इज एन आंसर। अब ये वैल्यू नेगेटिव होगी ना, सेकेंड ऑर्डर वाली नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी? क्योंकि अपन कम में से ज्यादा घटाते हैं, तो ये नेगेटिव है। इसके लिए गिवन पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 0 है। तो 0 प्लस नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0, आंसर 4 नंबर। अरे बोलो, तो ये सारी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो अपन ने एक सवाल किया था, है ना, CSIR नेट 2023 वाला, उसमें ये ध्यान रखना है कि जो अपने पास आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है ना, जो अपने पास आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज cos 2 थीटा, वो किसके बराबर है? 1 + 2, या यूं लिख ले cos² थीटा, दैट इज 2 cos² थीटा। ये अपने पास आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इसका भी आंसर किया था। तो अपन ने बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी बातें डिस्कस करी हैं रिगार्डिंग दिस परटर्बेशन थ्योरी। आई होप सो गाइज ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी, ये सारी बातें आपको समझ भी आई होंगी, और आपको इन सारी बातों को याद रखना है, सवाल भी करने हैं। सवाल जो कि मैंने यहाँ पे करवा भी दिए हैं, वो सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, तो आई होप सो आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।